तत्वार सूत्र ग्रंथ और उसका यह तीसरा अध्याय हमने प्रारंभ किया है। जीव को खोजना है और यूँ कहिए कि इस 14 राजू उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान अर्थात इस पूरे लोक में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाकर आया होऊंगा या पंच परावर्तन के माध्यम से मैंने वहाँ पर जन्म धारण किए होंगे, तो उसकी एक संक्षेप चर्चा इस तीसरे और चौथे अध्याय के माध्यम से होगी। अर्थात यूँ समझिए ये जो कोई चर्चा है ये हमारा कहाँ जन्म हुआ है यही समझने के लिए है। तीसरे अध्याय में मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा है और चौथे अध्याय में मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की चर्चा। ठीक है, इसलिए हमको अभी ये 3 लोक को जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, आचार्यों ने जो कहा है कि ये लोक कैसा है, तो लोग कहते हैं कि कमर पर हाथ रखे हुए और पैर फैलाए हुए पुरुष के समान, यूँ कहिए, या फिर 1.5 मृदुंग समान। 1.5 मृदुंग मतलब क्या? ऊपर का अखंड मृदुंग और नीचे का भाग जो है वो अर्ध मृदुंग के समान या बेत आकार समझना। बेत आकार मतलब क्या? बेत मतलब होता है स्टूल, तो स्टूल के आकार के समान। तो ऐसे 2 आकार बताए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो अपना 3 लोक है ये 1.5 मृदुंग आकार कहा जाता है। मृदुंग मतलब डमरू। हाँ, तो क्या है इसके डायमेंशंस और इसका घनफल क्रिया क्या है, ये भी थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। अगर आप सबके सामने अगर 3 लोक का नक्शा होगा, तत्वार सूत्र की तालिका वाले कॉपी में तो है ही है। 1 मिनट। पेज नंबर 35 है लगभग, सॉफ्ट कॉपी में पेज नंबर 35 आएगा। ठीक है, वहाँ पर ये अपना 3 लोक है। ठीक है, 3 लोक का नक्शा। अब कैसा है, थोड़ा सा अपन फ्रंट व्यू पहले देखेंगे। फ्रंट व्यू से को खाली पीछे कितना लगाना है, 7 राजू जोड़ देना है। पहले फ्रंट व्यू का आकार देख लेते हैं और फिर उसका डेप्थ जो है उसमें मात्र 7 राजू का गुणाकार होगा। तो सबसे ऊपर जहां पर सिद्ध क्षेत्र है, तो वहां पर कहते हैं वहां पर 1 राजू है। ओके, 1 राजू चौड़ा। ओके, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, लगभग 3.5 राजू नीचे आ जाइए। 3.5 राजू नीचे आएंगे तो हाथ के जो कोपरे कहें इसको, एल्बोज जो है, वो एल्बो का आकार जो है वहां पर 5 राजू इसका अंतर बढ़ जाता है। 1 राजू से बढ़ता अब 5 राजू हो गया है। ठीक है, 5 राजू से फिर से घटता 1 राजू आएगा, वो मध्य लोक की तरफ। ओके, मध्य लोक की तरफ। तो हमने क्या देखा, पहला मृदुंग तैयार हो गया ऊर्ध्वलोक में। 1 राजू, 3.5 राजू नीचे आ जाइए तो वहां पर 5 राजू, और 5 राजू से फिर से 3.5 राजू नीचे आ जाइए, मध्य लोक आ गया तो वहां पर 1 राजू। तो 1 मृदुंग तैयार हो गया, 1, 5 और 1। ओके, और टोटल हाइट कितनी है?
3.5 3.5 7 राजू बराबर। पहला तो ये हो गया। अब मध्यलोक से नीचे अधोलोक की तरफ 7 पृथ्वी है यहां पर चालू हो गई, तो यहां से नीचे जाना है 7 राजू। और जो पैरों का अंतर है, पैरों का फैलाव है, वो 7 राजू है। मतलब 1 राजू से बढ़ता हुआ ऐसा 7 राजू का, कमर के स्थान पर 1 राजू और पैर के स्थान पर 7 राजू का अंतर है। ठीक है। और कुल हाइट कितनी है? हाइट फिर से 7 राजू। तो टोटल हाइट कितनी हो गई लोक की? 7 राजू ऊर्ध्वलोक की, 7 राजू अधोलोक की। मध्यलोक है, मैं बाद में समझाऊंगा, अभी तो एक फिगर समझने के लिए। तो हमने मोटे मोटे डायमेंशन देखे। टोटल हाइट ऊर्ध्वलोक की 7 राजू, अधोलोक की 7 राजू। और ऊर्ध्वलोक का ऊपरी भाग 1 राजू, मध्य भाग 5 राजू और अंतिम नीचे का भाग ऊर्ध्वलोक का वो 1 राजू। और अधोलोक का ऊपरी भाग 1 राजू और उसका निचला भाग पैरों के स्थान पर वो 7 राजू। ओके। और उसकी हाइट भी 7 राजू। अब उसकी डेप्थ कितनी है? तो डेप्थ कहते हैं, डेप्थ 7 राजू है। सर्व दिशा से 7 राजू पीछे जाना है। ओके। या यू इमेजिन कीजिए, एक आदमी खड़ा है, उसके पीछे एक आदमी मतलब 1 राजू का डेप्थ, ऐसे 7 आदमी एक के पीछे एक खड़े हैं, तो कितना होगा? 7 राजू ऐसा होगा। ओके। तो ये अपना लोक की बात हो गई। अब इसका घनफल भी विचार करते हैं। घनफल कैसे निकालेंगे? एकदम सरल फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बताता हूं। ऊपर षटकोण आकार है, षटकोण आकार। तो षटकोण आकार का ऐसा होता है कि ऊपर का जो डिस्टेंस है 1 राजू अधिक मध्य का डिस्टेंस कितना है? 5 राजू। इनका ऐड कर दिया, कितना हो गया? 6। 6 को 2 से भाग दीजिए, 6 को 2 से भाग दीजिए। दिया भाग, कितना आया? 3। ओके। अभी टोटल उस मृदुम की हाइट कितनी है? 7 राजू। और डेप्थ कितनी है? 7 राजू। तो गुना कीजिए, 3 गुना 7 गुना 7, कितना आता है आंसर? 3 गुना 7 गुना 7। तो ये ऊर्ध्व ऊपर के मृदुम का घनफल अपने को मिल जाएगा। हमने क्या किया? 1 राजू प्लस 5 राजू का जोड़ करना और उसको 2 से भाग देना। तो 6 को 2 से भाग दिया तो 3 आता है उसका उत्तर। अभी इस 3 को टोटल हाइट और डेप्थ इनसे मल्टीप्लाई करना। हाइट है 7 राजू और डेप्थ है 7 राजू। तो 3 गुना 7 गुना 7 मतलब कितना हुआ? 147 घन राजू। तो ऊपर के मृदुम का घनफल 147 घन राजू आता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब नीचे का अर्ध मृदुम या बेंत के आकार के क्षेत्र का अपन विचार करते हैं। क्या है? 1 राजू का मध्य भाग कमर के जगह का हिस्सा और पैरों को फैलाया वहां पर 7 राजू है। तो इन दोनों का जोड़ कर दिए। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजॉइड का क्या फॉर्मूला है? 1 राजू प्लस 7 राजू, पैरेलल साइड्स को जोड़ लगा दीजिए और उसको किससे भाग देना? उसको 2 से भाग दीजिए। दे दिया 2 से भाग, कितना आया? 4। और फिर टोटल हाइट कितनी है? 7 राजू। और उसकी डेप्थ कितनी है? 7 राजू। तो 4 गुना 7 गुना 7
कितना हो गया 196, ठीक है, 196 घन राजू। तो जो नीचे का बेत आकार है या अर्ध मृदुंग है वो 196 घन राजू का है, और ऊपर का जो मृदुंग है, अखंड मृदुंग, उसका घनफल 147 घन राजू। अब 147 घन राजू अधिक 196 घन राजू, तो इससे क्या मिलेगा, पूरे 3 लोक का घनफल मिल जाएगा। कितना आ गया 147 अधिक 196, 343 घन राजू। 343 घन राजू ये 3 लोक का घनफल है, अर्थात ये घन राजू है, राजुओं में है, घन राजू में 343 घन राजू इसका घनफल मिलता है। ये क्या हो गया, 3 लोक का घनफल हो गया। ओके, सबसे पहले तो ये बात हो गई अपनी। अब देखिए, अगर आपके सामने फिगर होगी और चित्र होगा, तो देखिए बराबर बीचों बीच, इसका मतलब बीचों बीच एक येलो कलर की त्रस नाली, बीचों बीच ऊपर एक ऐसा सर्कल है, और फिर नीचे ऐसा एक ट्यूबलाइट का बॉक्स कैसे होता है, उस साइज का ऐसा एक बॉक्स जैसा आकार, वहां पर एक राजू बाय कुछ कम 13 राजू, ऐसा एक बीच में जो भाग है उसको कहते हैं त्रस नाली। क्या कहते हैं उसको, त्रस नाली। आप देखो उसका लोकेशन चेक कीजिए, लोकेशन आगे नहीं पीछे नहीं, बराबर बीचों बीच है, बीचों बीच। मतलब आप यूं विचार कीजिए कि एक राजू से आगे 3 राजू, वहां पर भी कुछ है, और एक राजू के पीछे भी कितने 3 राजू कुछ है, मतलब 3 राजू प्लस 3 राजू प्लस 1 राजू, टोटल 7 राजू की डेप्थ होती है। तो बीच का जो 1 राजू है वहां पर ये त्रस नाड़ी है। त्रस नाली कहो, त्रस नाड़ी कहो, एकार्थवाची है। डलयोर भेदा, व्याकरण का एक नियम है, ड और ल एकार्थवाची होते हैं। तो ये त्रस नाली बराबर बीचों बीच है, ये हमको समझना चाहिए। अब देखिए, अब देखो, सर्वार सिद्धि जो है, सर्वार सिद्धि, अभी अपन पहले क्या करेंगे, पहले 8वीं पृथ्वी की चर्चा करेंगे। 8वीं पृथ्वी, सर्वार सिद्धि जो है ना, सर्वार सिद्धि के ऊपर एक 12 योजन का ध्वजदंड है। कितना, 12 योजन का ध्वजदंड। जहां पर ध्वजदंड खत्म होता है उसके ऊपर बराबर 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। क्या कहा, जहां पर ध्वजदंड खत्म होता है वहां पर ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। ठीक है। अब और एक बात, एक 4 कोश, 1 योजन मतलब 4 कोश करूंगा मैं बात, या 1 कोश इक्वल टू 2000 धनुष, इस प्रकार लेना। अब ये जब हम क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो ये प्रमाण योजन की अपेक्षा चर्चा है, और हमारी जो मनुष्यों की हाइट ये जो होगी ना, वो प्रमाण योजन में नहीं होगी, वो नॉर्मल हाइट होगी। ठीक है, चलिए, तो जो प्रमाण योजन होता है उसको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉजिकली। तो अभी तो आप ये कर दीजिए,
फिर से कहता हूं, क्या कहा? सर्वार सिद्धि का विमान। सर्वार सिद्धि मतलब एकदम टॉप, ओके। त्रस नाड़ी का एकदम टॉप। क्यों? उसके ऊपर त्रस जीव नहीं रहता। फिर से एक महत्वपूर्ण बात, त्रस नाड़ी का टॉप इज सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि के ऊपर क्या है? एक 12 योजन हाइट वाला ध्वज दंड है, ओके। जहां पर ध्वज दंड खत्म होता है, ध्वज दंड मतलब क्या? एक ध्वजा जैसा कुछ होगा, ओके। जहां पर ध्वज दंड खत्म होता है, वहां से ऊपर, इमीडिएटली ऊपर, 8 योजन ऊपर क्या है? 8 योजन ऊपर 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार। कौन सी? 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी है। अभी नोट कीजिए, ईशत प्रागभार पृथ्वी का डायमेंशन क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? ईशत प्रागभार पृथ्वी का डायमेंशन। कल थोड़ी सी चर्चा की थी मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एक राजू? नहीं, पूरी डायमेंशन बताइए ना। एक राजू क्या कह रहे हैं आप? एक राजू का क्या होगा? देखिए, ऐसा कहेंगे, 8 योजन की ईशत प्रागभार है, मतलब आपको जो हाइट के रूप में क्या दिखाई, मोटापा क्या दिखाई दे रहा है? 8 योजन। चौड़ाई कितनी दिखाई दे रही है? 1 राजू। और लंबाई कितनी दिखाई दे रही है? लंबाई मतलब डेप्थ कितनी दिखाई दे रही है? 7 राजू। तो ईशत प्रागभार पृथ्वी का डायमेंशन क्या हुआ? 8 योजन बाय 1 राजू बाय 7 राजू। ये इतना क्या हो गया? ये ईशत प्रागभार की डायमेंशन हो गई, ओके। भैया 7 पृथ्वियां नरक की ऐसा लेंगे और 8 के ऐसा नहीं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये आठवीं पृथ्वी है, ये ऊपर है, राइट। सर्वार सिद्धि के ऊपर, ध्वजदंड के ऊपर, और 7 पृथ्वियां नरक की है, बिल्कुल सही। 7 पृथ्वियां और ये 8वीं, तो ये 8 मतलब वसु मतलब 8, ओके। और इसी नाम से पृथ्वी का वसुधा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8 योजन बाय 1 योजन बाय 7 योजन, ये इसका डायमेंशन बनता है। अब और एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य, 8 योजन के जो यह 8वीं पृथ्वी है, इसके इमीडिएटली नीचे 3 वात वलय है। पहले लगकर नीचे, नीचे की साइड में, जैसे आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी एक पृथ्वी है, राइट। अब ये नीचे के भाग में पहला वात वलय, दूसरा वात वलय, तीसरा वात वलय, ऐसे 3 वात वलय 20-20 हजार योजन के। पहला वात वलय है घनोदधि वात वलय। कौन सा है? घनोदधि वात वलय। फिर 20,000 योजन का घन वात वलय। फिर 20,000 योजन का तनुवात वलय, ओके। भैया आपने तो वो ध्वजा ऐसा बताया ना? ध्वजा है ना, ध्वजा मतलब ध्वजा इन वात वलय में, ओके करेक्ट। ध्वजा वात वलय में है, मतलब आप 12 योजन है ना ध्वजा, और ये कितना है? 20,000 योजन प्लस 20,000 योजन प्लस 20,000 योजन, कितना हो गया? 60,000 योजन। मेरा प्रश्न है आपसे कि सर्वार सिद्धि का विमान कौन से वात वलय में आता होगा? मतलब कौन से घनोदधि वात वलय में होगा, या घन वात वलय में होगा, या तनु वात वलय में होगा? समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? थोड़ा सा कठिन जाएगी बात। देखो, इस न्याय से सर्वार सिद्धि का विमान, देखो ये ऊपर का एक योजन है ना, सॉरी ऊपर का एक राजू, मतलब ईशत प्रागभार
से नीचे एक राजू। क्या कहा? ईशत प्रागभार से नीचे एक राजू में क्या क्या है? कह रहे 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ये सब एक राजू में बैठ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब क्या है? ये एक राजू में है। और उसके नीचे 16 स्वर्ग जो है ये 6 राजू में है। क्या कहा? 16 स्वर्ग 6 राजू में है। और ये 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब मिलकर एक राजू में है। समझ में आ रहा है? अब उतना ही नहीं, ये ऊपर का जो ईशत प्रागभार वो भी एक राजू में पकड़ना। अब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ईशत प्रागभार के नीचे क्या है? 3 वात वलय, 20,000 20,000 20,000 योजन के, मतलब 60,000 योजन नीचे जाएंगे तो क्या है? ये वात वलय ही चल रहे हैं। 60,000 योजन नीचे जा रहे हैं तो वात वलय है। और अपन कह रहे कि 12 योजन ऊपर, मतलब सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर क्या है? ये ईशत प्रागभार, राइट? तो इसका मतलब 2,000 योजन कहा, सॉरी 20,000 योजन कहा और 12 योजन कहा। 12 योजन मतलब बहुत छोटा सा, मतलब उसका कितना छोटा भाग है। मतलब पूरी ये सर्वार सिद्धि, ये अनुत्तर जो है, ये कहाँ होंगे? ये वात वलय में बैठे हैं, वात वलय में। ठीक है? अब जो जहां पर होगा वहां पर होगा, लेकिन जानने की बात यह है कि वात वलयों में है ये। ओके, आगे अब ईशत प्रागभार के ऊपर क्या है ये भी देखते हैं। ईशत प्रागभार के ऊपर फिर से घनोदधि वात वलय, उसके ऊपर घन वात वलय और उसके ऊपर तनुवात वलय। लेकिन इनके वलय के डायमेंशंस अलग है। नीचे 20-20 हजार योजन के थे ना, यहाँ पर 20,000 योजन के नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे है। घनोदधि वात वलय जो है वो 2 कोश प्रमाण है। कितना? 2 कोश प्रमाण घनोदधि वात वलय। फिर घनोदधि वात वलय के ऊपर घन वात वलय, वो 1 कोश प्रमाण। और तनुवात वलय ये 1575 1575 धनुष, 1575 धनुष का तनुवात वलय है। ओके, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमको क्या है, कौन सा जीव कहाँ पर है, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, जो हम कहते हैं ना कि सिद्ध भगवान कहाँ पर है, तो कौन कहेगा सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान है? भैया ये जैन भूगोल बुक रेफर करेंगे। जैन भूगोल की बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं तो तत्वार सूत्र की तालिका वाली बुक है, पेज नंबर 35, वहां पर एकदम अच्छा चित्र है, तो बहुत इजी। उसको आप, अगर आपके पास कोई स्क्रीन होगी, लैपटॉप होगा, तो उसके ऊपर आप एनलार्ज भी कर सकते हैं। 3 लोग का ना? हाँ, 3 लोग का, राइट। ओके, तो मेरा प्रश्न ये था, सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान है? अभी अभी मैंने कहा कि ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है, एक। फिर दूसरा, उस ईशत, एक बात उसमें और ऐड कर दूं, वहां पर एक सिद्ध शिला है ईशत प्रागभार के ऊपर, बराबर त्रस नाली के बीचों बीच, जो अपना त्रस नाली है ना, त्रस नाली के बराबर बीचों बीच वहां पर एक छत्राकार, उल्टे छत्राकार, उल्टा मतलब अपनी छाता कैसे होता है, ऐसा होता है ना छत्र, तो ये उल्टा छत्राकार है, उल्टा छत्राकार। ठीक है? ये उल्टे छत्राकार वाली एक सिद्ध शिला है। वो कैसी है? वो स्वर्ण, चांदी और स्फटिक की बनी हुई
रत्नमयी है। क्या क्या कहा? स्फटिक, स्वर्ण और चांदी के रूप वो रत्नमयी ऐसी सिद्ध शिला है। ठीक है, और उसका आकार क्या है? छत्राकार है, मतलब आप कॉनकेव है ऐसा, मतलब एक गड्ढा, क्रिसेंट शेप है, क्रिसेंट शेप। ओके, और ये क्या है? ये बराबर 45 लाख योजन का व्यास है। 45 लाख योजन का व्यास है इसका। जैसे अपने ढाई द्वीप का कितना व्यास है? 45 लाख योजन, तो इसका भी व्यास 45 लाख योजन है। ठीक है, सिद्ध शिला का, लेकिन ये अर्ध छत्राकार ऐसा। ठीक है, प्रश्न, हाँ बोलिए। ये सिद्ध शिला पे जो सिद्ध भगवान है वो मानुषोत्तर पर्वत की जो परिधि है उतना ही होगा ना? हाँ, ठीक है। पहले तो सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो सिद्ध शिला की जो परिधि है और मानुषोत्तर पर्वत की जो परिधि है, ये एक मतलब इसका व्यास और उसका व्यास सुपर इम्पोज होगा। ओके, मैच होगा, ये बात। मतलब इंद्रक बिल अपन ने कर रहे थे ना, 5 पैताले, तो इंद्रक बिल ये भी, और इंद्रक विमान सिद्ध मतलब सौधर्म का इंद्रक विमान, पहली नरक पृथ्वी का इंद्रक बिल, और ये सिद्ध शिला और अपना ढाई द्वीप, ये सब 45 लाख योजन के हैं। ठीक है, हाँ, तो इस ईशत प्रागभार के ऊपर भी 2 कोश का घनोदधि वात वलय, उसके ऊपर 1 कोश का तनुवात घनवात वलय, और उसके ऊपर 1575 धनुष का तनुवात वलय। ओके, अब मेरा प्रश्न है, सिद्ध भगवान कहां पर विराजते होंगे? सिद्ध शिला पर नहीं, ये बात तो कर दी। अब बोलिए। सिद्ध क्षेत्र, हाँ, तो सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? हाँ, तनुवात वलय में। लोकाग्र भाग जो कहा है ना, लोकाग्र भाग, तो लोक का अग्रभाग सिद्ध शिला नहीं है, लोक का अग्रभाग तनुवात वलय है। ठीक है, और वो तनुवात वलय का कितना मोटापा है? 1575 धनुष। ठीक है, सिद्ध शिला का मोटापा कितना होगा? सॉरी, सिद्ध क्षेत्र का मोटापा कितना होगा? सबसे हाँ, कुछ कम, मतलब वो 525 धनुष, राइट, 525 धनुष। अब नोट करना इस बात को कि ये जो 1575 धनुष कह रहे हैं तनुवात वलय, ये प्रमाण योजन वाला लेना, अर्थात इसको 500 से गुना करना पड़ेगा, समझना। और जो सिद्ध क्षेत्र है वो तो 1525 नॉर्मल योजन वाला है, सॉरी 525 योजन वो नॉर्मल लेना। ठीक है, प्रमाण योजन नहीं है प्रमाण। और ये जो तनुवात वलय का थिकनेस है, ये प्रमाण योजनों में लेना। तो इस न्याय से सिद्ध क्षेत्र या सिद्ध भगवान, सबसे ऊंचे सिद्ध भगवान और तनुवात वलय का रेशियो क्या हो गया? रेशियो क्या? सबसे बड़े सिद्ध भगवान की अवगाहना और तनुवात वलय की वो हाइट, इनका रेशियो क्या होगा? नहीं ना, 1:3 वही तो नहीं करना है। दिखाई तो दे रहा है 1:3, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ये तनुवात वलय को प्रमाण योजन लेना है, अर्थात इसको 500 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अब कितना हो गया तनुवात वलय नॉर्मल अपने हाइट की अपेक्षा? 1575 × 500, समझ में आया?
और एग्जाम्पल के लिए अपन मानते हैं कि सबसे बड़ी अवगाहना 500 धनुष की है, मनुष्य मतलब सिद्ध अवस्था भी। तो 500 डिवाइडेड बाय 1575 इंटू 500, मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 1575 इंटू 500 और न्यूमरेटर में 500। एग्जाम्पल के लिए एक्चुअली 525 है लेकिन 500 ले लीजिए फॉर इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन। तो क्या हो गया, 1 बाय 1575, ये हो गया उसका रेशियो, मतलब सिद्ध क्षेत्र तनुवात वलय का 1500वां भाग हो गया। एक नॉर्मल बोल रहा हूं, रफ फिगर, 1500वां भाग, मतलब आप भाग समझ में आ रहा है ना, तनुवात वलय के 1500 भाग कीजिए, उसमें एक भाग ये सिद्ध क्षेत्र हो गया। एज इजी एज दिस, सिद्ध क्षेत्र ये 1500वां भाग है, ये अपने को समझना चाहिए। भैया धनुष्य को भी प्रमाण योजन से मल्टीप्लाई करेंगे, योजन नहीं है ना ये। हाँ, उसको योजन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन। देखो जैसे एक 2000 धनुष का होता है एक कोश, और 4 कोश का होता है एक योजन। तो आप इसको योजन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो लगभग 8000 धनुष इज इक्वल्स टू एक योजन हो गया, मोटा मोटा, राइट। 8000 धनुष इज इक्वल्स टू एक योजन। अभी ये कितना है, 1575 धनुष इज इक्वल्स टू कितना योजन हो गया, तो उसको 1/8 करना पड़ेगा अपने को। 1/8 योजन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी 1/8 योजन इज इक्वल्स टू एक धनुष। एक धनुष इज इक्वल्स टू 1/8 योजन। तो अभी नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 2000 धनुष इज इक्वल्स टू 1/8 योजन। ओके, तो ये 1575 है, तो 1575 में भी 425 कम पड़ रहे हैं योजन, तो सॉरी धनुष, जिसको लेकर हम ये करेंगे, तो मतलब 1/8 से भी थोड़ा सा कम है। आप समझ पा रहे हैं क्या, एक अष्टमांश से भी कम है योजनों में ये तनुवात वलय। तो उसको 2 बार, हाँ बोलिए, 2 बार ये करेंगे क्या, ये एक बार में तो 20-20 हजार वाले लेयर्स वात वाले। नहीं, आप फिर से देखिए, ईशत प्रागभार के नीचे 20-20 हजार के 3 वात वलय, और ईशत प्रागभार के ऊपर 3 वात वलय, 3 रिपीटेड लेयर हो देखिए। हाँ, कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूटी में है ये। लेकिन देखो आप इमेजिन कीजिए, एक पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी, ये पृथ्वी, राइट। अब ये पृथ्वी के नीचे जो है ना 3 लेयर्स इमेजिन कीजिए, और इस पृथ्वी के ऊपर 3 लेयर्स। अभी इस पृथ्वी के ऊपर पहले क्या है, घनोदधि वात वलय 2 कोश का, फिर घनवात वलय 1 कोश का, फिर तनुवात वलय 1575 धनुष का। ठीक है, इतना ये ऊपर की बात है, ये अंतिम भाग है। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं इन द सेंस आकाश, अलोक आकाश आएगा। यहां ये फाइनल स्टेप है, और यहीं पर सिद्ध भगवान विराजते हैं, वो तनुवात वलय में। वहां पर उस जगह को कहेंगे सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र का भी व्यास 45 लाख योजन का है। सिद्ध क्षेत्र का व्यास भी 45 लाख योजन का है। अर्थात जो मानुषोत्तर पर्वत का जो व्यास है वही सिद्ध क्षेत्र का व्यास है, और वहां पर भी अनंत सिद्ध भगवान उस व्यास की परिधि पर भी विराजमान होने चाहिए, है ही। ठीक है, भैया जी वो ये नहीं समझो, सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान नहीं है, जैसे सिद्ध शिला का स्थान का है वो नहीं समझो। सिद्ध शिला ईशत प्रागभार पर है, और ईशत प्रागभार के ऊपर 2 कोश जाएंगे तो क्या है, घनोदधि वात वलय। घनोदधि वात वलय के ऊपर 1 कोश जाएंगे तो क्या होगा, वो है घनवात वलय, और उसके ऊपर और 1575 धनुष जाएंगे तो वो है अपना
तनुवात वलय का फाइनल लिमिट, और उस तनुवात वलय के फाइनल लिमिट के ऊपर के स्थान पर यहां पर सिद्ध भगवान विराजते हैं। ओके, अब मतलब मोटा मोटा इस सिद्ध शिला से कितने ऊपर है सिद्ध भगवान, तो देखा जाए तो लगभग 1500 2 कोश प्लस 1 कोश प्लस 1575 इतना सब ऐड कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। मतलब मोटा मोटा 4.25 कोश, 4.25 कोश मतलब कितना,